और कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं होंगे जो मैं मिस करूँगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस में वीडियो पढ़ने वाले हैं। 100 प्लस वीडियो मतलब समझ सकते हो कि काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल होने वाला है। और 100 प्लस में ये वीडियो क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक चीज़ की थ्योरी बताऊँगा, एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। अब इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग हमारा प्रोजेक्ट जब करते हैं, डन करते हैं या डेयरिंग करते रहते हैं, तो उस बीच में कमेंट देते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिससे मुझे उनके कमेंट पढ़ के लग जाते हैं कि इनको एक्चुअल में एंगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इसमें मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक कवर करने वाला हूँ। और अगर जैसे डायरेक्टिव यूज़ हो रहा है तो डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टिव को हम डायरेक्टिव से होने वाले एरर्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग पेशेंस बना के रखें, एक एक वीडियो अपलोड होगी, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। और पर डे यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक मैं टास्क असाइन करूँगा या एक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको करके कमेंट सेक्शन पे हमें बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, आफ्टर दैट मैं अपनी वीडियो को रिज्यूम करूंगा। आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलते हैं और आज बताते हैं कि हम अपने इस पूरे प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं और किस पे हम वर्क करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ अपने ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा उसको मैं लिख के रखा हूँ और आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला है हमारा ट्यूटोरियल एंगुलर 11 ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। पहला वीडियो हमारा होगा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन का, जिसमें कम्प्लीटली हम एंगुलर के बारे में बताएंगे, एंगुलर कब रिलीज हुआ, इसका क्या वर्किंग फ्लो है, एंगुलर है क्या चीज़, ये सारी चीज़ बताऊँगा। दूसरा है एंगुलर इंस्टॉल एप्लीकेशन, एंगुलर के एप्लीकेशन को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये सीखेंगे। तीसरे वीडियो में हम सीखेंगे फाइल एंड फोल्डर। फिर हम सीखेंगे हेलो वर्ड बनाना, हेलो वर्ड कैसे उसमें हम प्रिंट कराएंगे, हेलो वर्ड्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो सब में ही बताया जाता है। सो मैं ये अपने तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन सारे वीडियोस में एक खास बात है कि कोई एक वीडियो बनेगा, कोई दो वीडियो, क्योंकि एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिफ्थ पॉइंट पे है इंटरपोलेशन। हम लोग इंटरपोलेशन सीखेंगे कि एंगुलर में इंटरपोलेशन कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट है कंपोनेंट। कंपोनेंट के बारे में पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंपोनेंट, फिर हम सीखेंगे कंपोनेंट कैसे बनाते हैं थ्रू द कमांड लाइन। उसके बाद हम सीखेंगे कि कंपोनेंट किस किस तरीके से बना सकते हैं, कंपोनेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं। 7 पॉइंट है मॉड्यूल। मॉड्यूल हम सीखेंगे कि मॉड्यूल कैसे जनरेट करते हैं, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन एंड इवेंट। हम कॉल बैक फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल है कॉल बैक फंक्शन का, किसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, ये सारी चीज़ सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे इवेंट्स। इवेंट हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे चेंज इवेंट, क्लिक इवेंट, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो उन सारे इवेंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। उसके बाद 10th पॉइंट है बाइंडिंग। यहाँ पर मैंने सिर्फ बाइंडिंग लिखा हूँ, पर यहाँ पे मैं देखूंगा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग, सारे बाइंडिंग जितने भी आ जाते हैं वो सारे देखेंगे। अब इस पर 3 वीडियो बनता है कि 4 वीडियो, वो डिपेंड्स करता है। उसके बाद है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव कितने तरीके से होते हैं, डायरेक्टिव हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वर्क करता है डायरेक्टिव हमारा, ये सारी चीज़ देखेंगे। और डायरेक्टिव में एरर्स कब आते हैं और डायरेक्टिव से होने वाले एरर्स में हमें क्या दिखाई देता है कि वो किस टाइप का एरर होता है, वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा देखेंगे बूट स्ट्रैप ऐड करना, अपने प्रोजेक्ट में बूट स्ट्रैप कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम एंगुलर मटेरियल यूज़ करना, एंगुलर मटेरियल अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगेन रीयूजेबल कंपोनेंट, इसको मैंने अलग पॉइंट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि कंपोनेंट्स में मैं चाहता तो बता देता, लेकिन रीयूजेबल कंपोनेंट तब आपको समझाऊंगा जब काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट। कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट का मतलब यही हुआ कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ कंपोनेंट का मतलब ही यही होता है कि चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट कैसे हम कम्युनिकेट कराते हैं थ्रू द आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीज़ें के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। आफ्टर दैट 16 पॉइंट है हमारा एंगुलर पाइप। एंगुलर पाइप हम सीखेंगे। पाइप इज़ लाइक, अगर आपने कोई शॉर्टिंग वगैरह सीखा हो, जानते हो, तो उसी तरीके से वर्क होता है। तो इसके बारे में हम 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है।
एंड अगेन है हमारा एंगुलर राउटिंग। हम लोग राउटिंग सीखेंगे, जितने भी राउटिंग का मॉड्यूल आया है वो सारे सीखेंगे। इस पर भी 2-3 वीडियो बनेगा। एंड अगेन है एंगुलर सर्विसेज। सर्विसेज तो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि सर्विसेज होता क्या है, कैसे बनता है, क्योंकि इसको एक ही वीडियो में समझाना पड़ेगा। एंड अगेन है एंगुलर इंटरफेस। यहाँ पे मुझे एंड क्लास ऐड करना था पर नहीं कर पाया, पर मैं आपको बता दूंगा इंटरफेस और क्लास कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इसमें यहाँ पर है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग के बारे में हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देंगे और लेजी लोडिंग को अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि हम कोई भी वेब ऐप क्रिएट करें तो उसे अपने तरीके से हैंडल कर सकें और लाइट वेट बने और बहुत स्मूथली बहुत फास्ट वर्क करें। ये मैंने 20 पॉइंट्स बनाए हैं। इस 20 पॉइंट्स में किसी किसी पॉइंट में 4 वीडियो बनेगा, किसी में 3 वीडियो बनेगा, तो इससे लेके कम से कम ये 70-80 वीडियो इस पर बन जाएगा। उसके बाद जो बचेगा हम बाकी सारे एंगुलर प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे। एंगुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे CRUD सिस्टम का, CRUD एप्लीकेशन सिस्टम का, और वो भी कम्प्लीटली ये सारे फीचर हम उसमें यूज़ करेंगे। जितना भी यहाँ पे मैं बताऊंगा वो सारे के सारे पॉइंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, और एक एक चीज़ जब भी यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस नंबर पॉइंट को आज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम आशीष है। सो गाइज, आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर 11 ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। जैसा कि ये हमारा पहला लेक्शन है, पहला पार्ट है एंगुलर 11 ट्यूटोरियल फॉर प्योर बिगनर्स के सीरीज में। तो इसमें हम सीखने वाले हैं थोड़ा सा एंगुलर का ओवरव्यू सीखेंगे और थोड़ा सा एंगुलर के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। दैट्स तो चलिए अपने पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एंगुलर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंगुलर है क्या, एंगुलर किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसमें लिखा है एंगुलर इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल एंड बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ओके, एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसे गूगल के द्वारा डेवलप्ड और मेंटेन किया गया है फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। फ्रंट एंड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए एंगुलर एप्लीकेशन को लाया गया। अब एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क अभी आगे मैं बताऊंगा कि फ्रेमवर्क होता क्या है, क्योंकि तो मैं जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक एक पॉइंट एक एक चीज़ कवर करूंगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो अभी मैं आपको फ्रेमवर्क भी बताऊंगा। डेवलप्ड करना आप लोग जानते हो, तो एंगुलर इज जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। नाउ अब बात आती है ये हमारा एंगुलर आया कब। तो मैं बता दूं, एंगुलर हैज़ रिलीज्ड इन 2016, बट बिफोर एंगुलर मतलब 2016 में हमारा एंगुलर रिलीज हुआ। देयर वाज एंगुलर जीएस बिफोर एंगुलर। एंगुलर के पहले क्या था, एंगुलर जीएस था। अब एंगुलर जीएस और एंगुलर में डिफ्रेंशिएट भी हम करेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एंगुलर इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जीएस एंड एंगुलर। एंगुलर जीएस और एंगुलर में डिफरेंट क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो आपका ये भी डाउट आज क्लियर कर देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। यहाँ पर है एंगुलर जीएस एंड एंगुलर। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख रखे हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली सेंटेंस लिखा हूँ, ऐसा लिखा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा इजीली। दीज टू वर्जन ऑफ एंगुलर कंफ्यूज मैनी डेवलपर। मतलब एंगुलर के जो 2 वर्जन है, इसमें एंगुलर के सारे डेवलपर लगभग सारे डेवलपर कंफ्यूज रहते हैं कि एंगुलर जीएस और एंगुलर में डिफरेंट क्या है। सो एंगुलर जीएस एंड एंगुलर आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क। एंगुलर जीएस जो है और एंगुलर दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रेमवर्क है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा है एंगुलर वर्जन। एंगुलर जो जीएस का वर्जन था लाइक 1, 1.2, 1.5 एक्सेट्रा था, मतलब 1 से 2 के पहले ही था, ठीक है। और कॉल्ड द एंगुलर जीएस, ये सारे एंगुलर जीएस कहलाते हैं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्जन 2 एंड एबव इज कॉल्ड एंगुलर। जो एंगुलर 2 वर्जन से स्टार्ट हुआ है और उसके ऊपर जितना भी है एंगुलर 2, एंगुलर 4, एंगुलर 5, एंगुलर 6, एंगुलर 7, एंगुलर 8, एंगुलर 9, एंगुलर 10 एंड एंगुलर 11, तो ये जितने भी सारे हैं ये हमारे एंगुलर कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया। मैं आप यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे करके लिखा हूँ, एंगुलर जीएस वर्जन 1, वर्जन फ्रॉम 1.x, ठीक है। 1.x करके जितना भी है वो एंगुलर जीएस है, और एंगुलर जो है वर्जन 2 एंड एबव, 2 से जितना आगे जा रहा है वो सब एंगुलर है। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूं, एंगुलर जीएस जो था वो हमारा प्योरली जावास्क्रिप्ट पे वर्क करता था, और एंगुलर जो है वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट पे वर्क करता है। टाइप स्क्रिप्ट आप लोग जानते होंगे, जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है टाइप स्क्रिप्ट, मतलब उससे और ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई प्रोफाइल, हाई फंक्शनलिटी, ये सारी चीज़ मिला के तो टाइप स्क्रिप्ट बनता है।
वेल सो एंगुलर वर्जन 2 इज़ कम्प्लीटली रीराइट ऑफ एंगुलर JS फ्रेमवर्क। एंगुलर JS के फ्रेमवर्क को रीराइट किया गया था दोबारा, तब एंगुलर 2 रिलीज हुआ। एंड न्यूअर वर्जन लाइक एंगुलर 4, एंगुलर 5, एंगुलर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, और भी आगे होते रहेंगे। एंड माइनर चेंज ऑफ एंगुलर वर्जन 2, इन सब में माइनर चेंजेस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली रीराइट ही कर दिया जाए। जो एंगुलर 2 में है वो एंगुलर 10 में भी कुछ कोड काम करते हैं, एंगुलर 6 में भी काम करते हैं, तो इस तरीके से माइनर चेंजेस होते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि फ्रेमवर्क भी हम समझ लेते हैं। ए फ्रेमवर्क इज़ ए कम्प्लीटली पैकेज विथ इट्स ओन फंक्शनलिटी एंड लाइब्रेरीज। जो फ्रेमवर्क होता है वो कम्प्लीटली खुद में एक पैकेज होता है और वो खुद की अपनी फंक्शनलिटी और लाइब्रेरीज से बना होता है। ओके, ए फ्रेमवर्क हैज़ इट्स ओन रूल्स। इसके पास अपना खुद का नियम होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क करता है, इसे थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू डोंट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी एंड द प्रोजेक्ट, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन द फ्रेमवर्क एज यू, मतलब ये अपने फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है, आप जैसा इसको यूज़ करना चाहो। एंगुलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेमवर्क। एंगुलर जो है खुद एक एग्जाम्पल है फ्रेमवर्क का। एंगुलर में आप सारी चीज़ें खुद अपने एंड से कर लेते हो, कोई थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं होती, सारी चीज़ इसका खुद का बनाया इसके लाइब्रेरी में रखा है, जो चीज़ चाहिए उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करो, यूज़ कर लो। तो इसी को कहते हैं फंक्शनलिटी एंड लाइब्रेरी। जितना भी बना हुआ है वो पूरा पैकेज, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, व्हाट इज़ एंगुलर CLI। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर CLI क्या होता है, और एकदम समझने वाली भी बात है एंगुलर CLI। पहली बात तो हम CLI समझ लेते हैं। CLI फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो हम CMD यूज़ करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, इसी तरीके से यहाँ पे भी CLI पे वर्क करता है। ये सारा चीज़ CLI करता है, इसका अपना खुद का CLI है, ये अपना खुद का CLI सपोर्ट करता है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा है। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, इसको मैंने बता दिया। एंगुलर हैज़ इट ओन ऑफिशियल CLI, इसके पास अपना खुद का ऑफिशियल CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। दैट हेल्प अस विथ अ लॉट ऑफ थिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। जब भी हम कोई प्रोसेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसमें ये हमारा CLI बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंगुलर CLI इज बीइंग यूज्ड टू ऑटोमेटिंग ऑपरेशन इन एंगुलर प्रोजेक्ट रेदर देन डूइंग देन मैनुअली। जो आप मैनुअली करना चाहते हो उसी को ये CLI के थ्रू कर देता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेशन जनरेट करता है, ऑपरेशन मेंटेन करता है। जैसे NG सर्वर, NGG, NGGC, NGGI, तो ये सारे कमांड हैं, ये सारे CLI के कमांड हैं एंगुलर के, जो ये अपने खुद में बना हुआ है, अपने खुद में इसका ऑफिशियल खुद का CLI है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इज एन प्रोजेक्ट इन फॉर बीइंग इन, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट में वर्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंगुलर CLI कैन बी यूज्ड फॉर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया हूँ कि एंगुलर CLI कैन बी यूज्ड फॉर, मतलब एंगुलर CLI कहाँ यूज किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वायरमेंट सेटअप, बिल्डिंग कंपोनेंट, सर्विस, राउटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करने में यूज होता है, इन्वायरमेंट सेटअप करने में यूज होता है, बिल्ड करने में यूज होता है, कंपोनेंट बिल्ड करने में यूज होता है, राउटिंग करने के लिए यूज होता है, सर्विसेज हमें जो कहीं लगाना होता है तो यूज होता है, HTTP रिक्वेस्ट करना होता है तब यूज होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, टेस्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और डेवलप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ मैंने लिख रखा, और यहाँ पर लिखा इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी टूल लाइब्रेरी लाइक बूटस्ट्रैप, सैस, jQuery, जो भी आपको यूज़ करना होता है, थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारा एंगुलर CLI का सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे मुझे 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आया। पहला, एंगुलर कब रिलीज हुआ, एंगुलर JS और एंगुलर में डिफरेंशिएट क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, एंगुलर CLI क्या है। तो आई थिंक कि ये आपके लिए इतना थ्योरेटिकल होना बहुत ज़रूरी था, इतना आपको आना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एंगुलर JS एंड एंगुलर, एंड व्हाई यू डिफरेंशिएट बिटवीन एंगुलर JS एंड एंगुलर। ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि एंगुलर जब JS था तो हमें एंगुलर लाने की ज़रूरत क्या थी। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अगर वीडियो को समझ गए होंगे तो अब आप समझ जाएंगे, और अगर और ज़्यादा बेहतर समझना है तो आप डीपली समझने के लिए थोड़े से एंगुलर JS का और एंगुलर का डिफरेंशिएट कोई आर्टिकल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। नाउ एंड मच मोर, नाउ लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल फर्स्ट एंगुलर ऐप
बाय यूजिंग द CLI स्टेप बाय स्टेप। और अब हम सीखने वाले हैं एंगुलर कैसे इंस्टॉल होता है। तो एंगुलर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम सेकेंड वीडियो बताएंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हमारा दूसरा लेक्चर में एंगुलर इंस्टॉल करना रहेगा और कम्प्लीटली कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे सेटअप होता है उसमें, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एंगुलर कब आया, एंगुलर JS और एंगुलर में डिफरेंशिएट क्या है और एंगुलर हम क्यों यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेसन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड एपिसोड, एंगुलर 11 इंस्टॉल एप्लीकेशन। अपना एंगुलर का एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम इसे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है एंगुलर इंस्टॉल करने से पहले, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहली चीज़ होती है Node.js, जो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। मैं Node.js जैसे आप गूगल पे लिख के एंटर करेंगे तो ये आपका Node.js का आ जाएगा पहला लिंक, और इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे LTS वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। सेकंड चीज़ है, हमें एक एडिटर की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं VS कोड का। आपको लिखना है गूगल पे VS कोड, तो यहाँ पर VS कोड की पहली जो लिंक अपीयर होगा, विजुअल स्टूडियो कोड आपको दिखेगा इधर, और इस तरीके का लोगो है कुछ इसका। इसको आप डाउनलोड कर लेना और आपकी स्क्रीन पे भी लोगो अपीयर हो रहा होगा, तो आप उसी लोगो वाले वेबसाइट को ओपन करके और यहाँ जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए कर लीजिए, डेबियन उबंटू है तो .dev करिए, रेड हैट फिडोरा सुशी है तो .rpm करिए, मैक एप्पल का है तो आप मैक का डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए कम्प्लीटली, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने एंगुलर के ट्यूटोरियल में, तो इसलिए ये प्री रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ करने से हम एंगुलर को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एंगुलर में और अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम आते हैं, एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है GitHub, Git Bash है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा Git Bash। आपको Git Bash लिखना है गूगल पे git.htm.com, तो इस गिट को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। आप सिंपली ये कंप्यूटर बना दिखेगा, 2.3.0 वर्जन है। आपको इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट आपको एंगुलर इंस्टॉल करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। पहला आपको Node.js डाउनलोड करना है, दूसरा VS कोड डाउनलोड करना है, तीसरा Git Bash डाउनलोड करना है। ये तीन चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद तब हम प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे, तब हम तो इन तीनों को डाउनलोड, आई होप कि आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, और मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे। फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम कमांड देंगे फोर्थ पॉइंट पे npm install -g @angular CLI/CLI। ये कमांड देंगे हम एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, npm नोड पैकेज मैनेजर है जहाँ पर npm एंगुलर के नोड के सारे पैकेजेस रखते हैं, और इंस्टॉल एक कमांड है इंस्टॉल करने का जो एंगुलर CLI पे वर्क करता है। -g का मतलब है ग्लोबली हमारा npm एंगुलर का npm इंस्टॉल होगा, @angular CLI एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेगा ग्लोबली हमारे विंडो मशीन में। उसके बाद हम कमांड हिट करेंगे। तो चलिए पहले इस कमांड को हिट कर देते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं अपना, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आता हूं। डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है हमारा, प्रोज नाम का, इसके अंदर आता हूं। इसके अंदर एक हमारा एंगुलर CRUD मास्टर नाम का एप्लीकेशन। अब इसके अंदर एक फोल्डर मैं बनाता हूँ, mkdir स्पेस एंगुलर ट्यूटोरियल फॉर प्योर बिगिनर। मैं इतना बड़ा सा नाम दे दिया। अगेन इसके अंदर मैं आता हूँ, मैं आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये फोल्डर बना कि नहीं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ दिखाते चलूँगा। सो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ प्रोज नाम का एक फ़ोल्डर होगा हमारा, ये है प्रोज नाम का फ़ोल्डर। इसके अंदर देखो, ये देखो एंगुलर ट्यूटोरियल फॉर प्योर बिगिनर्स नाम का एक फ़ोल्डर आ गया। अब हम यहाँ पे कमांड हिट करने वाले हैं npm वाला, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉपी किया Ctrl+C से, और यहाँ पर मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्लोबली हमारे
एंगुलर के वर्जन को इंस्टॉल कर देगा, npm को इंस्टॉल कर देगा। और उसके बाद मैं आपको npm चेक भी कराऊंगा कौन सा वर्जन हुआ है। डिड यू मीन इंस्टॉल, आई थिंक इंस्टॉल की स्पेलिंग मिस है, ओके एग्जैक्टली गलत है। तो यहाँ पर इंस्टॉल होता है, तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूँ अपने इंस्टॉल। तो ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉलिंग अब शुरू हो जाएगा। ये देखो हमारा एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी आपको दिखा देंगे कि कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है npm पैकेज के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको npm चेक कराऊंगा कि npm कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद नोड को चेक कराऊंगा। आप लोग जैसे ही नोड इंस्टॉल कर लेना तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना अपना, और यहाँ पर आपको सिंपली डालना है node-v। जैसे लिख के एंटर करेंगे यहाँ पे आपको बता देगा वर्जन 12.13.1। ठीक है, मेरे पास वर्जन 12.13.1 Node.js इंस्टॉल है। और ये जैसा कि हमारा इंस्टॉल लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट डन ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। npm भी यहाँ पे हमारा बता देगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है npm-v। npm-v करेंगे तो आपको यहाँ पे npm का वर्जन दिखा देगा 6.12.1। npm मतलब नोड पैकेज मॉड्यूल का वर्जन हमारा 6.12.1 है। अब हमारा ये एंगुलर इंस्टॉल हो रहा है, एंगुलर 11.2.5। अभी तक हम वर्क कर रहे हैं 11.1.2 पर 11.2.5 आ गया हमारे विंडो मशीन के लिए। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अब सिंपली हम इस पे अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको कोई भी स्टेप मिस मत करना। आप लोग चाहो तो पेन कॉपी उठा के बैठ जाओ, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें हो, आप उसको लिखिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद हमसे पूछिए। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज में, या किसी भी तरीके से आप ईमेल के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा, सारे मैसेज के रिप्लाई दूंगा, अगर आप कहीं भी हमसे पूछेंगे तो। अब चलिए मैं अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए ng एंगुलर का कमांड है, ng फॉर नया। और अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे, तो मैं सिंपली दूंगा एंगुलर ट्यूटोरियल। यहाँ पे ng एंगुलर ट्यूटोरियल लिख के एंटर किया। अब यहाँ पे हमसे अपने ब्लॉग पे जाने वगैरह के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली हमें नो कर देना रहेगा। उसके बाद पूछेगा कि वुड यू लाइक टू यूज़ राउटिंग, आप राउटिंग यूज़ करेंगे तो भी हम यस या नो कर देंगे। और उसके बाद पूछेगा आप CSS का कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब इसलिए पूछता है क्योंकि ये इनिशियली पॉइंट पे ही आपको सारी चीज़ कॉन्फ़िगर करके दे देगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो यहाँ मैं नो लिख के एंटर करता हूँ। और दूसरा मांग रहा है वुड यू लाइक टू एंगुलर राउटिंग, मैं यस करता हूँ, हाँ मुझे चाहिए। अब ये पूछ रहा है कौन सा स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क आपको चाहिए, तो मैं CSS ही यूज़ करता हूँ। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, हमारा एंगुलर का फर्स्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो अभी ये सारा इंस्टॉल होने के बाद इसमें बहुत सारे फोल्डर एंड फाइल्स आपको दिखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, पर उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आराम से। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज रख देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी देर तक इंस्टॉल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट तक लेता है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद मैं वीडियो को रिज्यूम कर रहा हूँ। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस प्रोजेक्ट आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड गिट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसको जब आप विजुअल स्टूडियो कोड डालेंगे तो आपको सिंपली टाइप करना है कोड स्पेस डॉट और एंटर कर देंगे, तो ये प्रोजेक्ट आपको ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपको दिखने लगेंगे, और इस पे टर्मिनल लाने के लिए आपको Ctrl+tilde बटन का यूज़ करना पड़ेगा। Ctrl+tilde बटन आपके कीबोर्ड में है, आपको स्क्रीन पे भी मैं दे दूँगा, आप वो बटन यूज़ करके आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, पर यहाँ पर हमारा गिट बैश है। आप में कमांड प्रॉम्प्ट होगा तो आपको उसको सेट कर लेना है। सेट करने के लिए पिछले कोई ट्यूटोरियल मैंने बताया हूँ, आप लोग देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, CD स्पेस एंगुलर ट्यूटोरियल। तो अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे ही देखो मुझे मास्टर रिपोजिटरी दिखाने लगेगा कि मैं अपने मास्टर रिपोजिटरी में हूँ, क्योंकि रिपोजिटरी हमारी गिटहब पे होती है और गिट बैश हमने यूज़ भी किया है। और जैसे ही हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा आपको डायरेक्टली गिट में इनिशियलाइज्ड करके तब देगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई होगी, अभी तक में कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मैं
कमेंट में दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए कमांड डाला था एंगुलर npm इंस्टॉल करने के लिए npm install -g @angular उसके बाद मैंने कमांड डाला था ng new और प्रोजेक्ट नेम। अब लास्ट कमांड जो है वो है 6 वाला, जिसका नाम है ng serve -o। ये क्या कमांड काम करता है, ng बताया ही हूँ, एंगुलर का कमांड है। सर्व हमारा सर्विस को स्टार्ट करता है और रन करता है, सर्व करता है। कहते हैं ना कि अपने सर्वर को स्टार्ट करो, अपने सर्वर को रन करो, तो सर्व हमारा उसी के लिए यूज़ किया जाता है। और -o मतलब सर्व करने के बाद इसको ओपन कर दो ब्राउज़र पे, चाहे यहाँ पे आप -open लिखो चाहे -o लिखो, बात सेम है, दोनों कमांड यूज़ होते हैं। तो अब ये जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होने लगेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है रन होते टाइम पे। इससे पहले था हमारे पूरे प्रोजेक्ट को जब रन होना होता था तो 3-4 स्टेप में पहले बिल्ड करता था, फिर कंपाइलिंग करता था, फिर जाके रन कराता था प्रोजेक्ट। पर यहाँ पे जब लेटेस्ट वाला भी जो आया है एंगुलर 11, तो उसमें डायरेक्टली बहुत सिंपल फॉर्म में जनरेट करता, सारे कोड को जनरेट करता है अपने वर्चुअल फॉर्म में और उसको डायरेक्टली रन करा देता है। और यहाँ पर अभी ये भी बताएगा कि मेन फाइल आपकी कौन सी कितने केबी की है, कौन कौन फाइल मेनली आपकी रन हो रही है, और जब अपडेट करोगे तो ओनली एक ही फाइल को चेंज करेगा बार बार, वो भी आपको मैं प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। ओके, सो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है इन style.css एंड style.js हमारा 346.78 KB में है। और इसी तरीके से ऊपर में और जाता हूँ तो 1 सेकेंड, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेन फाइलें जो होती हैं, mapender.js 2 MB में है, 2.5 MB में है, polyfill.js, style.css, style.js, main.js एंड runtime.js, ये मेन फाइलें जो हमारी रन हुई हैं अभी। और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप रन करेंगे, और रन होते ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा ब्राउज़र पे, जैसा कि भी ओपन हो गया। और ये हमारा रहा एंगुलर का प्रोजेक्ट। तो एकदम सिंपल और एकदम इजी स्टेप है, आप एंगुलर बहुत इजीली तरीके से सीख सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे और एकदम पेशेंस के साथ सीखेंगे और एक एक चीज़ फॉलो करेंगे जैसा मैं बताऊंगा। तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सिर्फ एक बार ट्यूटोरियल पूरा सीखने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं, आप उसको डन कर सकते हैं देखकर, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाने वाला है। तो कुछ आपको इनिशियली पॉइंट पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि ये सारे फाइल एंड फोल्डर क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने अपने इमेज में लिख रखा है, 3rd लेसन पे एंगुलर 11 फाइल एंड फोल्डर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी तक में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे अगर आप एक एक स्टेप देखे होंगे, एक एक स्टेप फॉलो किए होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट जो भी हमारा फोल्डर बनता है, फाइल्स बनती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो फोल्डर और फाइल्स कैसे वर्क करते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और कैसे जनरेट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है। ये हमने पिछले वीडियो बनाया था एंगुलर ट्यूटोरियल का। एंड एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर डिले दिस वीडियो। एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था ट्रिप पे, सो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखते हैं आपको। अब ये फाइल्स एंड फोल्डर वर्क क्या करते हैं बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं कि इसको बताने के लिए मुझे इसको रनर की ज़रूरत नहीं है, इस पर कुछ रन नहीं कराऊंगा मैं। ओके, और इतने पे ही मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। सबसे पहले फोल्डर आपको दिखता है E2E, इट मीन्स एंड टू एंड टेस्ट। एंड टू एंड टेस्ट क्या काम करता है, बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी रन कोडिंग टाइम पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, कभी कभी एरर जनरेट होता है, ध्यान दीजिए, बताता है कि यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये ऐसा एरर है, तो वो सारी क्या होता है, E2E टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे यूनिट टेस्ट नहीं होता, नॉट यूनिट टेस्ट है ये चीज़, तो इसलिए ये हमारा E2 है। E2E के अंदर एक src नाम फोल्डर बनता है और एक प्रोटेक्टर config.js की फाइल बनती है और tsconfig.js की फाइल बनती है। आप लोग याद रखना है चीज़, और इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग E2E पे वर्क नहीं करते हैं। हम जो वर्क करते हैं, जिस फाइल फोल्डर वर्क करते हैं, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि E2E इज यूज्ड फॉर एंड टू एंड टेस्टिंग मॉड्यूल। ओके, नाउ सेकंड आता है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो होता है, जब भी हम npm इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे हमारा जनरेट हो जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये जितना भी एंगुलर के सपोर्टिंग लाइब्रेरी एंड पैकेजेस होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे रखी होती है। इन केस अगर हमें बूटस्ट्रैप डाउनलोड करना है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो जब भी हम डाउनलोड या इंस्टॉलेशन का हम कमांड देंगे वो चीज़ इंस्टॉल करके यहाँ पे लाके मुझे रख देगा नोड मॉड्यूल के अंदर। इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी पैकेजेस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हैं, जो हमारा जिसकी हमें ज़रूरत होती रहती है। जब भी हम कोड करते हैं इसकी ज़रूरत होती रहती है, तो ये सारे हमारे पहले से बने बनाए रखे हैं। अब जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते ही यहाँ पे बूटस्ट्रैप नाम का भी एक फ़ोल्डर बन जाएगा। jQuery इंस्टॉल करना है तो jQuery नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से सारे पैकेज हमारे यहाँ पे रखे जाते हैं जो हमारे एंगुलर के लिए यूज़फुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट फोल्डर है SRC। बेसिकली SRC पे ही हम वर्क करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि जिस पे भी हम वर्क करेंगे उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी पूरा प्रोजेक्ट है 99% हमारा SRC फोल्डर के अंदर जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे उस पे हमारे वर्क होते हैं। अभी से मैं बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो हैं वो प्री डिफाइंड या इनिशियली पॉइंट पे कॉन्फ़िग किए गए फाइल्स होती हैं, उसके बारे में भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ब्राउज़र लिस्ट। जो ब्राउज़र लिस्ट होता है बेसिकली ये ब्राउज़र को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सारे ब्राउज़र पर क्रॉस प्लेटफॉर्म चेक और क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग, ये सारी चीज़ हमारा ब्राउज़र लिस्ट कॉन्फ़िग करता है। नेक्स्ट है एडिटर कॉन्फ़िग को हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। एडिटर कॉन्फ़िग में आपको कुछ ऐसा बना बनाया दिखेगा। रूट ट्रू, स्टिक एरे है, कैरसेट UTF-8 है। ये सारी चीज़ है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। बेसिकली एडिटर कॉन्फ़िग को हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई टीम वर्क करते हैं। सपोज मैं काम कर रहा हूँ, एक मेरा XYZ दोस्त है वो काम कर रहा है। अब मैं हेडर पे काम कर रहा हूँ, वो फूटर पे काम कर रहा है, लेकिन दोनों को एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो भी डिफाइन कर देंगे कि आपको इस कोड पे लिखना है तो वो भी इसी कोड पे लिखेगा, तभी कोड हमारा बिल्ड होगा, नहीं तो नहीं बिल्ड होगा। इट मीन्स ये एक तरीके का ये अपना एक खुद रूल जनरेट कर सकते हो और उसी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप अगले से भी कोड करवा सकते हो। तो ये काम होता है हमारा एडिटर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गिट इग्नोर भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या, आप गिट इग्नोर पे कुछ भी फाइल या फोल्डर रख के उसको हाइड करा सकते हो। हाइड कराने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने इसको गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट डाल दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस की फ़ाइल आपको ना दिखे, तो जहाँ पे डेटाबेस की फ़ाइल होगी वहाँ पे मैं इसको हाइड कर दूँगा, तो आपको डेटाबेस की फ़ाइल दिखेगी ही नहीं, आपको दिखेगा नहीं कि ये फ़ाइल है कहाँ पर। तो इसलिए यूज़ किया जाता है गिट इग्नोर। तो आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ आपको हाइड करना होगा कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट क्लोन करे तो वो फोल्डर हमारा ना जाए, तो आप गिट इग्नोर पे वो फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। बस इतना सा ही इसका काम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है angular.json। आपको मैं बता दूं angular.json ऐसी फाइल है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है। अगर उसमें कोई भी फाइल या फोल्डर बना है तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल यहीं पे रहता है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, न्यू प्रोजेक्ट, रूट पे हमारा क्या है प्रोजेक्ट नेम एंगुलर ट्यूटोरियल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंगुलर ट्यूटोरियल। प्रोजेक्ट टाइप क्या है, एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ हमारी इंडेक्स फाइल कहाँ है, SRC के अंदर index.html में मैं भी दिखा दूँगा। मेन फाइल कहाँ है, SRC के अंदर main.ts है। पॉलीफिल्स है, tsconfig है, AOT है, assets वगैरह सब इसी SRC के अंदर आपको दिखेगा, देख सकते हो main.ts, HTML, assets। तो ये सारी चीज़ें पूरा जितना ये यूज़ किया जाता है angular.json, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको कम्प्लीटली आना चाहिए एंगुलर, नहीं तो आपको एरर जनरेट करेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इस फाइल या फोल्डर को मत छेड़ें, आपको जितना बताया जाए उतने पे ही वर्क करें। धीरे धीरे सीखते सीखते आप एक्सपीरियंस्ड जब हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसको खुद ही कॉन्फ़िगर करना सीख जाओगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा karma.config.json। karma.config.json एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर एक अपना खुद का फ्रेमवर्क है जैस्मिन।
और वो जैस्मिन क्या करता है, हमारे टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी बिल्ड होता है एंगुलर, उस समय पे हमारा ये जैस्मिन फ्रेमवर्क वर्क करता है। जैस्मिन फ्रेमवर्क किसके थ्रू वर्क करता है, karma.config.js के थ्रू। तो ये एक रनिंग टाइम, बिल्डिंग टाइम पे टेस्ट करता है और जो भी प्रॉब्लम, जो भी एरर्स होते हैं वो तुरंत एक्सप्लोर करके दे देता है। नाउ पैकेज लॉग जेसन एंड पैकेज जेसन, तो इसकी मेन फाइल है हमारी पैकेज जेसन। पैकेज लॉग जेसन जो होता है, जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ना, कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो एक spec.ts आ जाता है, तो spec.ts की ही तरह यहाँ पे पैकेज log.json है। वेल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, यूज़ है जो है पैकेज.json है। पैकेज.json एक हमारी ऐसी फाइल है जहाँ पे जितने भी CLI के कमांड्स है वो यहीं पे रखे गए हैं, जितने भी इंपोर्ट की लाइब्रेरी है यहीं पे रखी गई है। अगर कुछ भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका वर्जन डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट करेगा। जैसे HTTP क्लाइंट को आपको इंपोर्ट करना है तो angular.forms के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको प्रोजेक्ट टेस्ट कराना है तो ng e2e लिख देंगे तो आपका टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। लिंट करना है तो ng lint लिख देंगे, लिंट होने लगेगा। टेस्ट करना है ng टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट होना। तो ये सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट के कमांड्स हैं, वर्जन डिफाइन किए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है हमारी। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये समझ ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आप किसी को भी, किसी इंटरव्यूअर को भी आप अपने तरीके से समझा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। readme.md। readme.md ऐसी फाइल होती है, आप लोग भी अपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी बनाइए तो उसमें readme.md जरूर इंपोर्ट करिए। readme से क्या होता है कि वहाँ पे हमारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या चीज़ करने से क्या होगा। सपोज जब इस फाइल को मैं किसी सर्वर पे अपलोड करूँगा ना, तो ये readme.md जो फाइल है, ये कोई भी ओपन करके समझ सकता है कि इसको हमें कैसे करना है, कैसे रन करना है, कैसे बिल्ड करना है, कंपोनेंट कैसे जनरेट करना है, किस तरीके से इसको हम सर्वर पे डालेंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन की रहती है। तो एक तरीके का स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन होता है readme.md फाइल, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इनिशिएट क्रिएटेड किया जाता है, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करेंगे उस समय क्रिएट हो जाएगा। नाउ अगेन आते हैं tsconfig.app.json, ठीक है। tsconfig.app.json हमारी ऐसी फाइल है जो सप्लीमेंट वर्क करती है tsconfig.json की। तो tsconfig.json पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, सोर्स फाइल और जितनी भी हमारी ES 2016 जो भी वर्क होता है, वो सारी चीज़ें, जितना वर्चुअल डॉम वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पे सिंपली उसको पाथ दिया गया है और इसी पाथ के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो आप इस फाइल को बिल्कुल भी ना छेड़ें, बस देख सकते हैं क्या है, कैसे है, बस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ इतना सा ही कोड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। नाउ tsconfig.spec.json जैसा कि सप्लीमेंट्री मैंने बताया था। अगेन लास्ट है tslint.json। tslint.json एक ऐसी फाइल है जो हमारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको एक जो स्टैंडर्ड है एंगुलर को राइट करने का, उसी स्टैंडर्ड पे लिखिए, अदरवाइज हम आप में एरर जनरेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे रूल है, रेगुलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया गया है कि आपको एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करना ही होगा अगर आपको एंगुलर पढ़ना है तो, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ये एकदम सिंपल सा था। अब मेन जो हमारा वर्किंग फ्लो है वो है SRC। तो चलिए थोड़ा सा अब SRC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ SRC को ओपन करते हैं तो SRC के अंदर 3 फोल्डर दिखते हैं, उसके बाद कुछ फाइलें दिखती हैं। चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तुरंत ही। पहला है ऐप फोल्डर के अंदर जितने भी आप कंपोनेंट जनरेट करेंगे, जितने भी सर्विसेज बनाएंगे, जितने भी इंटरफेस बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे वो आपके ऐप फोल्डर के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ऐप फोल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए और हमें यहीं पे काम करना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसका जो फाइल से अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई भी इमेजेस रखनी हो, कोई भी MP3 रखना हो, कोई भी वीडियो रख के रेंडर कराना हो, जो भी आपको एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत होती है, जो भी एक्सटर्नल्स डेटा की ज़रूरत होती है, उसको आप अपने एसेट्स पे रख के कॉल करा सकते हैं। नाउ थर्ड फोल्डर है हमारा इन्वायरमेंट्स।
इन्वायरमेंट्स हमारा क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट के एक इन्वायरमेंट जनरेट करता है। इट मीन्स इन्वायरमेंट मतलब अगर से कोई आप एपीआई बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट्स पे अपना डेटा रख कर एपीआई को यहीं से बराबर कॉल करते रहेंगे। एक जगह यहीं पे डिफाइन कर दीजिए कि हमारे एपीआई का यूआरएल ये है, हमारे एपीआई का रूट ये है, हमारे डीबी का बेस यूआरएल है। ये सारी चीज़ सेट करके यहीं से कॉल करते रहेंगे और आपका हर जगह कॉल होता रहेगा, वर्क होता रहेगा। तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट। नाउ अब थोड़ा सा फाइल्स की बात करते हैं। ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts। ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts जो होता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट को राउटिंग प्रोवाइड कराता है। राउटिंग मतलब होता है राउट मतलब किस राउट पे हमें क्या करना है। राउट एक तरीके से आप अपने मतलब रियल वर्ल्ड से रिलेटेड समझिए तो एक तरीके से ये पाथ जनरेट करता है। पाथ बताता है कि अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे जाएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे जाएंगे। इसी तरीके से ये एक तरीके का राउट डिफाइन करता है कि आपको किस पे क्लिक करके किस पे जाना है। नेक्स्ट इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जब हम ये सारी चीज़ें करने लगेंगे। तो दिस इज द ओनली फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ओवरव्यू, सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि इसको सिंपली तरीके से आप समझिए। आप बहुत ज़्यादा डीप में मत ले जाइए क्योंकि डीप में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी डीप में समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और बोर होकर एग्जिट मार दोगे। सो परेशान होना नहीं है, बिल्कुल बी स्ट्रेट सिंपल और एक एक स्टेप हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा app.component.css। तो एंगुलर हमारा ऐसा फ्रेमवर्क है जो अपना हर कंपोनेंट का अपना खुद का एक CSS फाइल बना के देता है कि इस कंपोनेंट के लिए इस पे CSS लिख सकते हो। तो उसी तरीके से एक हमारा app.component है और यहाँ पे CSS लिखने के लिए एक फाइल बना के दिया है। अगेन app.component.html, हर कंपोनेंट का अपना खुद का एक HTML होगा जहाँ पे उसकी कोडिंग करोगे आप, HTML फाइल लिखोगे, वहाँ पे HTML का कोड करोगे और वही चीज़ हमें यूज़र को दिखेगा। app.component.spec.ts, वेल मैं आपको बता दूं जो spec.ts होगा सारे कंपोनेंट्स में आएगा और आप कमांड से चाहो तो उसको नहीं भी ला सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको ये सारी चीज़ नहीं बताऊंगा, अभी वही बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो spec.ts इज ए टेस्टिंग मॉड्यूल और यहाँ पर सिर्फ टेस्ट होता है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग मॉड्यूल के समय पे टेस्ट होता रहता है। कोड कर रहे हो टेस्टिंग करता रहेगा, तो इसके लिए आप परेशान ना होना। ये राउटिंग टेस्टिंग मॉड्यूल एक तरीके का होता है, ये हर राउट को एक एक 1 by 1 टेस्ट करता रहता है। तो अगर कोई आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट इज द app.component.spec.ts तो आप उसको बता सकते हैं कि ये एक टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमारा कोड टाइम पे टेस्ट होता रहता है। सिंपल सा, दैट्स इट। नाउ app.component.ts, तो जो भी कंपोनेंट जनरेट करोगे उसकी TS भी फाइल आएगी और उस TS पे आपको लॉजिक लिखना है, मेथड लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली आपको बिल्ड कराना है। उसके बाद लास्ट आता है app.module.ts। app.module.ts जो होता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मेन फाइल मतलब मेन मॉड्यूल होता है, जहाँ पे जितने भी आप सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, जितने भी प्रोवाइडर्स रखेंगे, जितने भी मॉड्यूल जनरेट करेंगे, वो सारी की सारी इसको बताना पड़ेगा। एक तरीके का ये आपके जैसे क्लास का डीन होता है उसी तरीके से ये हमारे एंगुलर का डीन है कि इसको सारी चीज़ की जानकारी होती है कि कौन सा लाइब्रेरी अब आ रही है हमारे पास, कौन सा हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा HTTP क्लाइंट कॉल किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सारी की सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है, ठीक है। लेकिन ये भी वर्क करता है किसी के इशारे पे, अभी मैं वो भी समझाता हूँ। तो ऐप फोल्डर समझ में आ गया, एसेट समझ में आ गया, एनवायरनमेंट समझ में आ गया। अब आप आते हैं favicon.icon। favicon.icon एक तरीके का आइकन्स होते हैं और यहाँ पर ये एंगुलर का जैसे आइकन है, यहाँ पर कोई भी अपने प्रोजेक्ट का आइकन आप रख सकते हो, उसको कॉल करा सकते हो, कुछ भी नहीं है। index.html जो होता है हमारा मेन फाइल होती है, सबसे पहली जो हमारी पूरे एंगुलर में रन होती है हमारी index.html ही रन होता है। तो यहाँ पर जो आप चेंजेस करोगे उसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में चेंज होता है इनिशियली पॉइंट पे। सबसे पहली फाइल जो रन होती है बूट होता है सबसे पहला हमारा main.js, जिस पे अभी मैंने क्लिक करा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ये फाइल हमारी सबसे पहले जैसे ही आप ng सर्वर डालते हैं तो ये सबसे पहले फाइल स्टार्ट होती है और इसी के कमांड के थ्रू आपका ऐप मॉड्यूल वर्क होता है, इसी के कमांड पे एनवायरनमेंट वर्क करता है, इसी के कमांड पे ही आपका ऐप कंपोनेंट मतलब यही हमारा
इनेबल करता है कि पहले ब्राउज़र पे जाए और ब्राउज़र को चेक करे, उसके बाद ऐप मॉड्यूल को हिट करे और इन्वायरमेंट को हिट करे, उसके बाद सारी चीज़ें वर्क करती है। वो सबसे पहले फाइलें जो रन होती है उसका नाम है main.ts। नाउ polyfill.ts ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जब भी कोई चीज़ हम अपना एंगुलर के CLI के थ्रू हम कोई इंपोर्ट करते हैं और कोई भी इंपोर्टेशन समय पे कोई भी एरर वगैरह जनरेट होता है तो हमारा polyfill.ts जनरेट करके बताता है। नेक्स्ट है style.cs। style.css एक ग्लोबली CSS फाइल है जो कि यहाँ पे जो भी कोड करोगे ग्लोबली हमारा CSS परफॉर्म होगा। तो एंगुलर ऐसा फ्रेमवर्क है जो ग्लोबली CSS भी प्रोवाइड कराता है कि आप ग्लोबल तरीके से कोई भी चीज़ पे पूरे इन्वायरमेंट को एक बार में अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हो, तो वो है style.css। नाउ द लास्ट पॉइंट इज test.ts। तो test.ts जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ng टेस्ट करोगे तो टेस्टिंग होगा, कोई भी एरर होगी, कोई भी बग्स होंगे तो वो तुरंत एक्सप्लोर करके दे देगा। सो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट के साथ, कैसे बनाते हैं कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जिसको ज़रूरत है इसकी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ क्यों करते हैं और कंपोनेंट्स हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंगुलर में सबसे मेजर पार्ट होता है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का मेजर पार्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी चीज़ आप बनाते हो, कोई भी मॉड्यूल बनाते हो, तो उसके लिए कंपोनेंट आपको जनरेट करना मस्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि कंपोनेंट से कई सारे हम मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि कंपोनेंट जो भी हम जनरेट करते हैं उसको हम मॉड्यूल के हिसाब से बांट देते हैं, मॉड्यूल कह देते हैं कि ये हमारा इस चीज़ का मॉड्यूल है, ये हमारा सेकंड सेक्शन का मॉड्यूल है। इस तरीके से आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो एकदम सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो कंपोनेंट होता है वो हमारा मेजर पार्ट होता है एंगुलर का। दूसरी चीज़, कंपोनेंट से हम बहुत सारे मॉड्यूल बना सकते हैं, लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, हेडर, फूटर, साइड बार, नोटिफिकेशन, अपडेट, एडिट, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। और इसमें इन सारे का अपना अपना खुद का एक मॉड्यूल होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, एंगुलर 2 के पीछे जो था हमारा एंगुलर JS, उसमें MVC पैटर्न यूज होता था, मॉडल व्यू कंट्रोल। उसको जब अपडेट किया गया तो हमारा कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क आया। कंपोनेंट बेस्ड मतलब कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हम अपनी चीज़ें वर्क करते हैं, कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को इंसर्ट, एडिट, अपडेट, डिलीट करते हैं, सारी चीज़ें, सारे एक्शन हम कंपोनेंट बेस पे करने लगे। तो ये कंपोनेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इसका काम क्या है, हम इस चीज़ पे आज फोकस करने वाले हैं। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो रखा है विजुअल स्टूडियो कोड पे, और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपोनेंट जनरेट कैसे करते हैं। तो चलिए, आप Ctrl+tilde बटन दाबेंगे तो आपका इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं भी Ctrl+tilde बटन दाबता हूँ और मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन बता रहा है कहाँ पर हूँ मैं, इसमें मेरी मास्टर रिपोजिटरी वर्क कर रही है। नाउ आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। G फॉर जनरेट, G फॉर जनरेट, आप जनरेट पूरा लिख सकते हैं या शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। मुझे शॉर्ट नेम लिखना है तो मैं शॉर्ट नेम ही लिखूंगा, और मोस्टली डेवलपर शॉर्ट नेम ही लिखते हैं, पूरा कम्प्लीटली नहीं लिखते। तो ng मतलब एंगुलर का कमांड है ng, G फॉर जनरेट, एंड कंपोनेंट मतलब C फॉर कंपोनेंट। आप चाहे कंपोनेंट ऐसे लिखिए, आप चाहे कंपोनेंट ऐसे लिखिए, या आप ओनली C लिखकर काम चला सकते हैं। C लिखेंगे तब भी वही वर्क करेगा, कंपोनेंट लिखेंगे तब भी वही वर्क करेगा। मतलब इट्स योर चॉइस, आपको क्या लिखना है और क्या आपको समझना है वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने लिखा ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और यहाँ मैं कंपोनेंट का नेम दूंगा। कंपोनेंट का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक कंपोनेंट ले देता हूँ, होम कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे होम टाइप किया, और होम टाइप के जैसे ही लिख के एंटर करूँगा, कुछ सेकंड वेट करूँगा, मतलब कुछ मिनट वेट करूँगा, तो यहाँ पे हमारी 4 फाइलें कंटेन करके आएगी। 4 फाइलें में कौन कौन सी रहेंगी, होम कंपोनेंट डॉट CSS, होम कंपोनेंट डॉट HTML, होम कंपोनेंट डॉट TS और होम कंपोनेंट डॉट spec डॉट TS। जो लोग भी बताते हैं 3 फाइलें कंटेन होती हैं, तो
3 फाइलें कंटेंट्स नहीं होती, हमारी 4 फाइलें आती हैं। आप इसको फ्लैट कर सकते हो। जो spec.ts है वो अननेसेसरी फाइल है, आप चाहो तो रखो चाहे तो हटा दो, तो उसको कमांड के थ्रू आप हटा भी सकते हो। तो उसको मैं उसके लिए डिस्कस करूंगा मैं आपको बाद में, और उसको बता दूंगा किस तरीके कोड कमांड डालने से ये spec.ts फाइल नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फाइलें आई हैं, होम कंपोनेंट डॉट HTML, होम कंपोनेंट डॉट spec.ts, होम कंपोनेंट डॉट TS एंड होम कंपोनेंट डॉट CSS। और यहाँ लास्ट में देखो लिखा है अपडेट। अपडेट में SRC के अंदर ऐप मॉड्यूल डॉट TS के अंदर अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल के अंदर चलते हैं। ऐप मॉड्यूल हमें मिलेगा ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर ये रहा ऐप मॉड्यूल डॉट TS। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने इतना किया वैसे ही यहाँ पे होम कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे क्लास का एक डीन होता है, उसको सारी चीज़ें पता रहती है, कौन नया स्टूडेंट आया, कौन नया टीचर आया, उसी तरीके से इसको भी सारी चीज़ें पता है कि कौन नया कंपोनेंट आ रहा है, कौन सी सर्विसेज आ रही है, कौन से प्रोवाइडर्स यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो चुका है NG मॉड्यूल में। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक किसके लिए यूज होता है, एज ए चाइल्ड कंपोनेंट की यूज करेगा। ठीक है, अभी ये जो हमारा यूज होगा एज ए चाइल्ड कंपोनेंट यूज होगा, और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। अभी बहुत ज़्यादा ब्रॉड में समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस पे वर्क करने लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये आने लगेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका पूरा लाइफ साइकिल हुक अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कैसे गया, कैसे आया, कैसे वर्क किया। थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, बस हो गया। तो ये रहा हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट TS। अब हम देखते हैं कि हमारा होम कंपोनेंट ये देखो बन गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कितनी फाइलें। जैसे मैं क्लिक किया तो इसके अंदर देखो 4 फाइलें दिख रही हैं, 1 2 3 4। देखो जो हैज से डिनोट करता है वो हमारा CSS की फाइल होती है। लेट मी शो यू। इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखिए जो हैज से डिनोट होता है वो हमारी CSS होती है। जो ब्रैकेट से डिनोट होता है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट से, वो हमारी HTML फाइल होती है, क्योंकि HTML का टैग इसी से स्टार्ट होता है। आई थिंक कि आप लोग को पता होगा अच्छे से। जो येलो कलर से TS लिखा रहा है वो जान लो spec.ts है, टेस्टिंग फाइल है। और जो ब्लू कलर से TS लिखा है वो हमारी प्योर TS फाइल है। TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल, जो कि हमारी ICMA 2015 का सुपर सेट है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा मतलब कंपोनेंट जनरेट कैसे होता है, और कंपोनेंट हमारा किस तरीके से जनरेट करते हैं, कंपोनेंट होता गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ अभी तक मैंने मिस किया हूँ, और इसमें मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ कि कंपोनेंट किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, कंपोनेंट कैसे होता है, और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने का इन द सेंस आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे चलिए होम कंपोनेंट डॉट TS आपको दिखाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट जनरेट होकर आया, और यहाँ पर जब भी कंपोनेंट जनरेट होगा तो इसके पास 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। पहला के अंदर होता है सिलेक्टर, जो हमारा सिलेक्टर बताता है जिस नाम का हमारा कंपोनेंट होता है, ऐप हाइफन होम। अगर कहीं किसी भी कंपोनेंट में हमें यूज़ करना होगा तो इसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली ये सिलेक्टर हम उस पर्टिकुलर HTML पे यूज़ कर लेंगे, तब भी इसका पूरा पेज वहाँ पर रेंडर डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा होता है टेम्पलेट URL। टेम्पलेट URL हमारा बताता है बेसिकली लोकेशन क्या है, इस फाइल की लोकेशन हमारी कहाँ है, क्या है। एंड द लास्ट थिंग स्टाइल URLs बताता है इसकी स्टाइल शीट का URL हमारा क्या है, स्टाइल शीट का पाथ क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी और बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो कंपोनेंट है हमारा ये Angular 2 के बाद आया है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो कंपोनेंट होता है इससे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के बहुत सारे मॉड्यूल्स को भी बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम बना सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, और जो भी होगा मैं प्रैक्टिकल में इसको करके आपको बताऊंगा। फिलहाल प्रैक्टिकल में मैं जनरेट करके दिखा दिया हूँ, आप लोग इसको देखिए, समझिए कि किस तरीके से हमारा कंपोनेंट जनरेट होता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो सेशन को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल पे। आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग। सो गाइज
जैसा कि मैं बोला था कि एक एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता चलूँगा, एक एक चीज़ मैं समझाता चलूँगा। तो पिछले वीडियो हमने कंपोनेंट्स के बारे में बताए थे, तो कंपोनेंट्स जैसे ही आता है तो हमें कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लाइक कंपोनेंट के अंदर हमारा सिलेक्टर्स आते हैं, टेम्पलेट यूआरएल आता है और स्टाइल यूआरएल्स आते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज समझेंगे। तो आज का वीडियो रहेगा टेम्पलेट वर्सेस टेम्पलेट यूआरएल, क्योंकि हम आपको इसमें दो तरीका बताएंगे यूज़ करने का। HTML हमेशा TS फाइल पे भी यूज़ कर सकते हो और जो इसकी एक्सटर्नल फाइल है .html पे उस पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर हम TS वाली फाइल में HTML लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट के थ्रू हम अपना HTML कोड कर रहे हैं। और अगर हम एक्सटर्नल फाइल इट मीन्स app.component.html पे वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि टेम्पलेट URL के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। अब इसको चलो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं होता क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं और समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग फ्लो क्या है। तो जैसे ही हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो आप सभी को पता है कि 4 फाइलें जनरेट होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये देखो, मैंने पिछले वीडियो में एक कंपोनेंट बनाया था होम नाम का, तो अभी मैं होम पे ही वर्क करूंगा। होम पे नहीं वर्क करूंगा, सॉरी, मैं ऐप कंपोनेंट पे वर्क करूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं अपने ऐप कंपोनेंट .ts पर आता हूं और यहाँ आपको दिखेगा कंपोनेंट, और यहाँ पे एक है सिलेक्टर, दूसरा है टेम्पलेट यूआरएल और तीसरा है स्टाइल्ड यूआरएल, मतलब स्टाइल यूआरएल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने वाले सिलेक्टर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपोनेंट आप जनरेट करते हो तो उसका एक यूनिक सिलेक्टर्स बनते हैं जिसको हम एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू हम डिनोट करके किसी भी अनदर कंपोनेंट पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, अभी मैं इस पे वर्क करने वाला हूं। तो पहले ऐप कंपोनेंट .html को कम्प्लीटली रिमूव करूंगा, तो Ctrl+A प्रेस करके इसको रिमूव कर देता हूं और सेव कर देता हूं। अभी हमारा ऐप कंपोनेंट .html पे कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक है। और आपको एक बार रन करके दिखा देता हूं, ये देखो ब्लैंक है एकदम हमारा ऐप कंपोनेंट .html। तो सबसे पहले हम आते हैं TS पे और यहाँ सिलेक्टर समझते हैं। सिलेक्टर आप है क्या चीज़? सिलेक्टर बहुत सिंपल थिंग्स है। आप ये एक तरीके का समझ लो, एक तरीके का क्लास बन जाता है, एट्रीब्यूट बन जाता है, जिसके थ्रू हम कहीं भी किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं इस पेज में। अब जैसे यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ऐप-रूट है, ठीक है। ऐप-रूट कहाँ यूज किया गया है? हमारे index.html में ऐप-रूट। अभी इस रूट को मैं कर देता हूँ 1 और उसके बाद देखो अभी कितना प्यारा सा एरर जनरेट हो जाएगा। सेव किया और यहाँ पर आया, यहाँ पे हमारा अभी बिल्ड नहीं हुआ शायद, आई थिंक, और हो भी गया हो तो कोई इशू नहीं है। लेट मी चेक, इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, कंसोल पे आता हूँ। अभी देखो कंसोल पे हमारा एरर कितना गंदा दिख रहा है। दिस सिलेक्टर ऐप रूट डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट में ये ऐप रूट मैच नहीं कर रहा, तो इसको पहले एग्जैक्टली चाहिए जो चीज़ वहाँ पर है। तो मैं चलो आपको थोड़ा चेंजेस करके दिखाता हूँ। अपने ऐप कंपोनेंट .ts पे आता हूँ और सिलेक्टर पर यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। क्या अभी वर्क करेगा? लेट मी चेक। तो यहाँ पे अब हमारा वर्क करने लगा, देखो कोई एरर नहीं, एरर दूर हो गया। तो इस तरीके से हमारा कुछ सिलेक्टर वर्क करता है। मैं सिंपल सा एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ध्यान से समझोगे तो सब चीज़ समझ में आता जाएगा। अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट इनिशियली कर देता हूँ, जैसे जो था मैं इसको सेव करता हूँ और अपने index.html पे आता हूँ, इसको भी एज दिस सेम सेव कर देता हूँ। परफेक्ट। नाउ अब बात आती है हमारे टेम्पलेट की। तो मैंने क्या बोला था, मैं टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल दोनों बताऊंगा। तो चलो थोड़ा सा टेम्पलेट के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो है हमारा टेम्पलेट का एग्जांपल है। टेम्पलेट वाले में आपको इसको मैंने हटा देता हूँ पहले और इसको भी हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ इतने कोड का काम है। देखिए यहाँ पर टेम्पलेट, सिर्फ अगर टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम बैकटिक सिंबल का यूज़ करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकटिक सिंबल से ही यूज़ करके हम HTML कोड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आपको जिसमें समझ में आता हो। और मैं आपको बता दूं, जब आप React.js पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसी तरीके से कोड लिखा जाता है, ज़्यादातर टेम्पलेट फॉर्म में लिखा जाता है। टेम्पलेट यूआरएल वहाँ पे आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप कैसा कोड करना चाहते हैं वो आपको चूज करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंगल बैकटिक सिंबल है, बैकटिक सिंबल हमारा ECMA 2015 का ट्रिक है,
एक में 2015 का में यूज होता था बैकटिक सिंबल। तो चलो इसका थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। और मैं आपको इसी टाइम पे बता दूँ टेम्पलेट यूआरएल जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं इस समय है हमारा, वो है टेम्पलेट यूआरएल। यहाँ पे एज ए यूआरएल पास होता है एक्सटर्नल फाइल की, और यहाँ पे भी स्टाइल सीएसएस पे भी देखो एज ए यूआरएल पास हुआ है हमारा, किस पे, एक्सटर्नल फाइल का यूआरएल यहाँ पे पास किया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल है, मैं इसको टेम्पलेट करता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंगल कोड, सबसे पहले मैं सिंगल कोड बताऊंगा। आपसे बोला था ना सिंगल कोड, डबल कोड एंड बैकटिक, आपको तीनों का मतलब समझाऊंगा कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। तो पहले सिंगल कोड पे मैं वर्क करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 H2 एंगुलर 11 ट्यूटोरियल बाय टेस्टी कोडीज। ओके, नाउ इट्स गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, सेव कर दिया, अभी देखो एरर कोई नहीं है और मैं रन कराया और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एंगुलर 11 ट्यूटोरियल बाय टेस्टी कोडीज, आपको दिख रहा है एकदम सिंपल सा। ये हमारा सिंगल कोड था। डबल कोड यूज करते हैं, यहाँ पर हम डबल कोड यूज किए और यहाँ पर भी मैं डबल कोड यूज कर रहा हूँ। सेव किया, अगेन फिर से एक बार रन कराता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं, एकदम परफेक्ट, क्योंकि मैं कंसोल भी ओपन करके रखा हूँ और अपना डिस्प्ले पॉइंट बॉडी सेक्शन भी ओपन करके रखा हूँ। आपको कोई एरर होगी तो आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक, सिंगल कोड वर्क किया, डबल कोड वर्क किया। अब सोचिए कि जब सिंगल कोड डबल कोड था तो बैकटिक सिंबल का यूज क्यों हम यूज करें बैकटिक सिंबल, क्योंकि बैकटिक सिंबल हम शिफ्ट के साथ टिल्ड बटन प्रेस करते हैं तब बैकटिक सिंबल आता है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। सिंगल कोड जब भी हम यूज करेंगे तो हम मल्टीपल लाइन कोड नहीं कर सकते हैं। लेट मी शो यू 1 सेकेंड। पहले तो यहाँ पे मुझे H2 क्लोज करना था। हाँ, टेम्पलेट का जो सीन है, टेम्पलेट का बहुत सारे ड्रॉबैक है, इस वजह से टेम्पलेट बहुत ज़्यादा एंगुलर यूज नहीं किया, एंगुलर इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया। ऐसा क्या ड्रॉबैक है दिखाता हूँ। अब सपोज मुझे मल्टीपल लाइन लिखना था, अब हमें लिखना था, अब एंटर कर देता हूँ, मुझे लिखना था H1 में आशीष, ए टैग पे लिखना था आशीष। लो, एरर पहले ही जनरेट कर रहा है। ठीक है, आपको कोडिंग टाइम पे एरर दे देगा क्योंकि मल्टीपल लाइन का कोड आप कर ही नहीं सकते हो डबल कोड में। और आफ्टर ऑल सिंगल कोड पे भी डबल लाइन का कोड नहीं लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल लाइन कोड नहीं लिख सकते हो ना सिंगल कोड में ना डबल कोड में। तो इसके लिए क्या आया, हमारा बैकटिक सिंबल आया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल से ए के बाद देता हूँ href हाइफन रेफरेंस और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आशीष, सिंपल सा। ठीक है, इसको वो करना चाहिए बट नहीं कर रहा। चलो मैं यहाँ पे वो टिल्ड बट बैकटिक सिंबल लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं बैकटिक लगाया और यहाँ पे भी मैं बैकटिक लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो एरर दूर हो गया। अब मैं इसको सेव करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये एकदम बढ़िया सा वर्क करेगा जैसे वर्क करना चाहिए। सेव किया, ये देखो यहाँ पे आशीष बड़ा से लिख के आ रहा है और यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे आपको यूआरएल भी दिख रहा होगा आशीष। ठीक है, एकदम सिंपल सा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है समझने का, टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल। तो ये रहा हमारा टेम्पलेट का सीन। टेम्पलेट, अब इसका और थोड़ा सा ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, तब मैं टेम्पलेट यूआरएल के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दूंगा। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि इसके पास ऑटो इंटेलिजेंस नहीं है। ऑटो इंटेलिजेंस मतलब अगर मैं H2 लिखा तो H2 को मुझे अपने हैंड ऑन टेस्ट से ही लिखना पड़ेगा पूरा, ऐसा नहीं कि कोई आपको सजेशन देगा। अभी आप एक्सटर्नल फाइल पे वर्क करेंगे HTML पे तो वहाँ पे बहुत सारे सजेशन आते हैं, उसका प्रॉपर एक आता है फॉर्मेट बना आता है HTML का, कैसे आपको राइट करना है, कैसे लिखना है। पर यहाँ पे कोई सीन ऐसा नहीं है, आपको जो भी करना है खुद से करना है, ऑन राइट करना है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेम्पलेट का। ठीक है, और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको एरर हो जाएगी तो समझ में जल्दी नहीं आएगा, ढूंढते रहोगे कहाँ एरर है कहाँ एरर है, तो इसलिए लोग टेम्पलेट नहीं यूज करते हैं। अब टेम्पलेट यूआरएल कैसे वर्क करता है, लेट मी शो यू। मैं इसको बैक पूरा अंडू कर रहा हूँ। अंडू मीन्स मैं पूरा का पूरा जैसे पहले था एज दिस वैसे कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा जैसे पहले था वैसे हो गया। अब मैं सेव करता हूँ, अब हमारा कहीं कोई कोड कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक हो गया। अब मैं चलो टेम्पलेट यूआरएल वाली फाइल पे लिख के दिखाता हूँ। ये हमारा HTML की फाइल जो app.component.html है, ये यूआरएल इसका यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा H1 बोलता हूँ, लिख उठता है H2, यार कमाल है। एंगुलर 11 ट्यूटोरियल विथ टेस्टी कोडीज। ठीक है, सिंपल सा लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ।
और ये देखो हमारा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सेम एज दिस वर्क कर रहा है जैसे हमारा वर्क करना चाहिए। तो आई थिंक कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल होता क्या है, डिफरेंट बिटवीन टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल। आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछता है कि टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए घबराइएगा नहीं, एकदम ईजी तरीके से आंसर दीजिएगा। ओके, तो एकदम सिंपल है ये सारी चीज़ें समझना कि टेम्पलेट एंड टेम्पलेट यूआरएल क्या है। और ये टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल मुझे समझाने का ये पर्पस था क्योंकि मैंने कंपोनेंट बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो कंपोनेंट के सेक्शन पे हमारा ये सारी चीज़ें आती है। ये देखो आपको कंपोनेंट दिख रहा होगा @कंपोनेंट डायरेक्टिव। अब इसके अंदर हमारा सारा चीज़ दिख रहा है कि स्टाइल यूआरएल ये क्या है। अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये टेम्पलेट यूआरएल क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिलेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्टर अपना खुद का आप बना सकते हो। अगर जो प्री डिफाइंड जनरेट होता है उस पर चेंजेस करके आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही चीज़ एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया हूँ। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी इश्यू आ रहा है तो भी आप हमें बता सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप किसी भी समय हमें मैसेज दे सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर मान लो मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ तो टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और जितना ज़्यादा हो सके यार शेयर कर दो वीडियो, जिससे कि और भी लोगों को पता चले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, डायरेक्टली कंपोनेंट बता देंगे जनरेट करना, फिर आगे डेटा बाइंडिंग बता देंगे, वन वे बाइंडिंग बता, ये सब बताना शुरू करते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताया जाता और बाद में आप फंस जाते हैं और आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।